वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर का नाम और जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, एक बार देखिए, फिजिक्स के अंदर हम क्या करना चाहते हैं? हम मेजर करना चाहते हैं, हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं? हम डिसीजन लेना चाहते हैं। मेजर करना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं। तो जिन फिजिक्स में जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हैं उन्हें कौन सी क्वांटिटी कहते हैं स्टूडेंट? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और जिन क्वांटिटी को आप नहीं मेजर कर सकते उन्हें क्या कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे देखिए, फिजिक्स में आप मेजर किसको कह सकते हैं? ठीक है, जैसे हम बात करें कॉमन सेंस में, जो बचपन से हमने सीखा है, हम टाइम के बारे में बात करते हैं, हम टाइम को मेजर कर पाते हैं। हम लेंथ कंपेयर करते हैं कि इतने सेंटीमीटर का हमें मेजरमेंट होना है। किलोमीटर की बात करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। हम दूसरी क्वांटिटी, तीसरी क्वांटिटी ये भी जानते हैं कि हम जब सब्सटेंस खरीदने जाते हैं, भैया 5 किलो सब्जी दे दीजिए, 2 किलो शक्कर दे दीजिए, तो किलोग्राम की हम बात कर रहे होते हैं। तो हम मेजर करने के लिए जिनको मेजर कर सकते हैं वो मास भी होता है, जिससे आप और हम मेजर कर रहे होते हैं। कई बार आपने सुना होगा बल्ब खरीदते जाते हैं, बल्ब खरीदते समय हम बोलते हैं 220 वोल्ट पे काम करता है और इसकी एम्पियर रेटिंग इतनी है। एम्पियर रेटिंग इतनी है मतलब हम कहीं ना कहीं, भले ही हमने कुछ नहीं समझा है तो भी हम जानते हैं कि हम करंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो क्वांटिटीज है जिन्हें हम मेजर कर पा रहे हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन जो क्वांटिटी मेजर नहीं की जा सकती, जैसे हम जानते हैं किसे मेजर नहीं किया जा सकता? लव, हेट, थ्रस्ट, हंगर, ये सब चीजें मेजर नहीं होती। और जो चीजें मेजर नहीं होती उन्हें कौन सी क्वांटिटी कहा जाता है? उन्हें नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो मुझे किन किन बातों की जरूरत होगी? तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए 2 बातों की जरूरत होगी। समझिए कैसे। मैं एक सिंपल क्वेश्चन कहता हूं कि अगर मैं यहां से पाचोरा जाना चाहता हूं तो पाचोरा का डिस्टेंस कितना है? मान लीजिए पाचोरा का डिस्टेंस 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर में पहला टर्म जो आ रहा है, इस टर्म को आपने क्या नाम दिया? इस पहले टर्म को कहा गया है मैग्नीट्यूड, और दूसरे टर्म को क्या नाम दिया गया है? दूसरे टर्म को कहा गया है क्या? यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए 2 बातों की जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड कहलाता है एन और यूनिट कहलाती है यू। सो एन इज अ मैग्नीट्यूड एंड यू इज अ यूनिट। आइए स्टूडेंट, हम ये पहले भी सीख चुके हैं कि 50 किलोमीटर को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं। किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, है ना? तो आप चाहें तो देखिए 50 किलोमीटर को लिखने का तरीका क्या है। 1 2 3 4 मीटर, ये आ गया N1 U1, ये आ गया आपके पास में N2 और U2। देखिए ध्यान से, N1 क्या है भाई? फर्स्ट जो किलोमीटर एक्सप्रेस किया। U1 क्या है पहले चले समझते हैं। U1 मतलब किलोमीटर, ठीक है। U2 मतलब मीटर। तो ये 2 यूनिट हो गई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 2 क्या हो गई? यूनिट हो गई जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखो, मीटर और किलोमीटर में से मैं आपसे पूछता हूं कौन सा यूनिट बड़ा है, तो आप डेफिनेटली जवाब देंगे सर U1 और U2 को आप कंपेयर कर लो, ये किलोमीटर है, ये मीटर है, तो U1 बड़ा है। अब मैं उल्टा पूछता हूं, बताइए N1 N2 में से कौन बड़ा है? N1 कितना है? N1 है 50 और N2 कितना है? 5000। तो बड़ा कौन है? N2 बड़ा है। मतलब क्या निकला? सर बोले जिसका यूनिट बड़ा ना उसका मैग्नीट्यूड छोटा, और जिसका मैग्नीट्यूड छोटा सर उसका यूनिट बड़ा। बराबर बात एकदम। तो हम क्या कह पाएंगे? 50 to 5000, 50 to 5000। तो हम ये कह पाएंगे कि जिसका यूनिट बड़ा उसका मैग्नीट्यूड छोटा, और जिसका मैग्नीट्यूड छोटा उसका यूनिट बड़ा। तो हम ये भी कह सकते हैं n into u दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे लिखा जा सकता है इस तरह से, n1 u1 दैट इज इक्वल टू n2 u2 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये समझने के बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये समझ लिया, ये देख लिया, मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट हो गई, फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की होती है सर? तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी मेनली 3 तरह की होती है। इसका अगर क्लासिफिकेशन किया जाए, फिजिकल क्वांटिटी मेनली 3 तरह की होती है, जिन्हें हम कह चुके हैं। एक टाइप हमने पढ़ लिया है स्केलर, दूसरा हम कहते हैं वेक्टर, और तीसरा हम कहते हैं जो हम बात करना चाहते हैं वो टेंसर। मैं यहां पर ये डिस्कशन नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि हमने स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी का डिस्कशन बहुत पहले ही कर लिया है। ये अलग चैप्टर है जिसका नाम है स्केल वेक्टर अलजेब्रा। वहां पर हमने इसके बारे में डिटेल बात की। फिजिकल क्वांटिटी को एक और तरीका से क्लासिफाई किया जाता है। वो तरीका देखिए,
फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है ना, अल्फाबेट जानते हैं आप? अल्फाबेट बोले हाँ सर जानते हैं। क्या होता है अल्फाबेट? बोले सर 26 होते हैं। अच्छा, अंग्रेजी किस पे डिपेंड है? बोले पूरी अल्फाबेट पे। लेटर्स किस पे डिपेंड है? पूरी अल्फाबेट पे। पैराग्राफ किस पे डिपेंड है? सर अल्फाबेट पे। तो अल्फाबेट क्या हुआ है? सर अल्फाबेट समझ ले तो पूरी अंग्रेजी को याद किया समझा जा सकता है, बताया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है ना। तो अल्फाबेट हो गए फंडामेंटल, अल्फाबेट हो गए फंडामेंटल। वैसे मुझे बताओ नंबर सिस्टम जानते हो? हाँ सर जानते हैं। बोले सर 0 से लेकर 10 तक 9 तक न्यूमेरल जानते हैं हम लोग। ये क्या है? न्यूमेरल्स है। क्या है बच्चों? न्यूमेरल्स है। अच्छा एक बात बताना मुझे, 0 से लेकर 9 जो है न्यूमेरल्स है ना, अगर इनको ना समझे तो क्या होगा? बोले सर नंबर नहीं समझेंगे। नंबर नहीं तो समझेंगे तो क्या होगा? बोले ना एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ समझ में नहीं आएगा। भाई ये समझ में नहीं आएगा तो मैथमेटिक्स की बात ही नहीं है। तो न्यूमेरल्स क्या हो गए? सर न्यूमेरल्स हो गए फंडामेंटल्स। तो भाई फिजिक्स में भी क्या है? पूरे वर्ल्ड को समझने और समझाने के लिए कुछ बातों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए फिजिक्स में भी कुछ फंडामेंटल है ना। तो फिजिक्स में क्वांटिटीज को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब समझाता हूं। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटी जो किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। अल्फाबेट किस पे डिपेंड करते हैं क्या? बोले नहीं सर, अल्फाबेट से कुछ भी बनाया जा सकता है, लेटर बनाया जा सकता है, बराबर। तो मान लो फंडामेंटल मतलब अल्फाबेट और लेटर मतलब डेराइव्ड। समझ में आई बात? मान लो फंडामेंटल मतलब नंबर्स, न्यूमेरल्स, और डेराइव्ड का मतलब काउंटिंग्स, काउंटिंग्स के और अदर एप्लीकेशन। वैसे फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, अब फंडामेंटल क्वांटिटी को भी दो तरह से बताया जाता है, एक बेस क्वांटिटी और एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। भाई बेस क्वांटिटी क्या होता है समझना थोड़ा सा। बेस क्वांटिटी का मीनिंग होता है 7 तरह से 7 क्वांटिटीज होती है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो लेंथ, ठीक है, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, amount of substance, luminous intensity, ठीक है ना। तो मतलब हम पूरी दुनिया को समझने के लिए और समझाने के लिए इन 7 क्वांटिटी का प्रयोग करें, इन 7 लेटर्स समझ लो अल्फाबेट का प्रयोग करें, तो पूरी फिजिकल वर्ल्ड को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रोवाइडेड 2 क्वांटिटी और कहते हैं जिन्हें कहते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। देखो लेंथ को मेजर किस में किया जाता है? यूनिट के हिसाब से बताया जाए तो लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, करंट एम्पियर में, बहुत सारी बातें तो आपने सुनी हुई है, टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे कहते हैं मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कैंडेला, कैंडेला सीडीली। प्लेन एंगल किस में मेजर करते हैं? तो रेडियन में और डिग्री में। सॉलिड एंगल को कहते हैं स्टेरेडियन में, ठीक है। डेराइव्ड क्वांटिटी का मतलब समझाता हूं मैं। डेराइव्ड क्वांटिटी का मीनिंग ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, या ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से समझाई जा सकती है। जैसे कि अंग्रेजी का एक लेटर है, मान लीजिए मास्टरपीस है, तो मास्टरपीस किससे मिलके बना? बोले सर MASTER है ना, मास्टर। ये जो मास्टर स्पेलिंग है ये MASTER इससे मिलके बनी है। तो मास्टर जो वर्ड आया है वो वर्ड अंग्रेजी के अल्फाबेट से मिलके बना है, तो ये हो गया डेराइव्ड, और MASTER जो हो गए फंडामेंटल हो गए। वैसे ही वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है उसे डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल, जैसे मैं एरिया की बात करूं, तो एरिया को आप और हम जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो देखो लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, ब्रेड्थ को मेजर करते हैं मीटर में। तो एरिया कितना आ चुका है आपके पास में, ठीक है ना। तो यूनिट के टर्म में देखा जाए तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? सर बोले मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ मीटर मतलब किसका यूनिट आ गया? सर बोले लेंथ का आ गया। वॉल्यूम की बात करते हैं, सर वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। L मीटर में, B मीटर में, H मीटर में, कितना आ चुका है आपके पास में बताओ मुझे? मीटर क्यूब आ चुका है। सो वॉल्यूम विल बी मीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो L इंटू बी इंटू एच, मीटर मीटर मीटर, मीटर क्यूब आ चुका है। वापस चेक करो किसके अंदर आता है? सर बोले ये आता है लेंथ के पार्ट में समझाया जा सकता है। आप बताइए वॉल्यूम क्या कहलाएगा?
So volume can be expressed using the length. Area can be expressed using the length. मतलब हमने क्या किया, हमने फंडामेंटल को यूज किया और नई क्वांटिटी को समझा दिया। तो अगर आपको अदर क्वांटिटीज की यूनिट निकालनी हो तो चलो 10th क्लास तक की जितनी भी क्वांटिटीज हैं, 9th 10th क्लास तक की जितनी भी क्वांटिटीज आपने पढ़ रखी है, एक बार उनका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ रिवीजन के साथ साथ हम उनकी यूनिट्स भी निकाल लेंगे। देखो बच्चों, कुछ बातें जो हम करते हैं और समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जो मैं बता भी चुका हूं, है ना, ये बात मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं फिर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। चलिए एक बार ये देख लीजिएगा, लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, सिंबल जो होता है उसे एम से बताया जाता है, मास किलोग्राम, इसे केजी में बताया जाता है, टाइम की बात करें सेकंड, है ना, एस से बताया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इसे ए से बताया जाता है, टेम्परेचर मेजर किया जाता है केल्विन में, इसे के से बताया जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किससे बताया जाता है, मोल में, है ना, इसे मोल ही बताया जाता है, मोल ही लिखा जाता है, कैंडेला इसे लेके आते हैं सीडी। ठीक है, आइएगा, बिसाइड द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, है ना, जिनको क्या डिफाइन किया गया है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, रेडियन और स्टेरेडियन में हम बात कर रहे होते हैं। देखिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, इन प्रैक्टिकल यूनिट्स पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं। तो ये एक लाइट ईयर वर्ड नाम से एक आपको 4 ऑप्शन में मिलेगा जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करने जाओगे। तो लाइट ईयर सुनते ही दिमाग में आता है ईयर, ईयर मतलब आता है टाइम, लेकिन दोस्तों ये यूनिट लाइट ईयर टाइम की यूनिट नहीं होती, ये यूनिट पता है किसकी होती है, डिस्टेंस की होती है। इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ डिस्टेंस वाइल हॉर्स, ये देखिए ये यूनिट डिस्टेंस की होती है। सनलाइट एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करके आती है, मतलब सन से जो लाइट ट्रेवल करके आ रही है ना, उसको 1 ईयर में जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसे 1 लाइट ईयर कहा जाता है। जबकि हॉर्स पावर, है ना, हॉर्स पावर प्रैक्टिकल यूनिट होती है पावर के बारे में, जिसे 1 मील इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है 1.6 किलोमीटर, 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर। फिजिक्स में, इवन केमिस्ट्री में, या कह लीजिए साइंस में, फिजिकल क्वांटिटी को जब हम डील कर रहे होते हैं तो हम अलग अलग सिस्टम्स में डील कर रहे होते हैं, और वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने, ऐसा यूनिट्स ने, या कह लीजिए 3 तरह के सिस्टम्स हम मेनली यूज कर रहे होते हैं, और वो सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम का मतलब जब हम मास को, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करें, मास को ग्राम में मेजर करें और टाइम को सेकंड में मेजर करें। एमके सिस्टम मतलब मास को हम किस में मेजर करें, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, ठीक है, मास को मेजर करते हैं हम, हाँ, किलोग्राम में बिल्कुल, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को मेजर हम करते हैं सेकंड में। और एफपीएस सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ, एफपीएस सिस्टम का मतलब जब हम लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, मास को मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम को मेजर करते हैं सिस्टम सेकंड में, तब हम इसे क्या कह सकते हैं, तब इसे हम एफपीएस सिस्टम कह सकते हैं। देखिए एसआई सिस्टम का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एंड इट इज द इनफैक्ट एक्सटेंडेड सिस्टम ऑफ यूनिट applied to the whole physics. There are the 7 fundamental quantities in this system. These quantities and their units are given in the following table, जो कि मैं आपसे बता भी चुका हूं बच्चों, डिस्कस कर चुका हूं, है ना, वो टेबल जो आपके सामने थी वो टेबल वही थी जिसमें हमने बात की थी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के द्वारा बताई गई ये फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। आइए आप थोड़ा सा बात करते हैं। फिजिक्स में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, या केमिस्ट्री में भी करेंगे या साइंस में करेंगे, तो आपको कुछ प्रीफिक्स का मिलते हैं, और वो प्रीफिक्स इस तरह से बताए जाते हैं। देखिए ये प्रीफिक्स तो आपने सुने हैं, सेंटी जब भी लिखा होगा तो 10⁻⁻⁻1, मिली मतलब -3, माइक्रो मतलब -6, नैनो का मतलब क्या कहेंगे हम, -9, पिको को हम बताएंगे किससे, -12 से। अच्छा फेम्टो को हम किससे बताएंगे, तो फेम्टो को हम बताएंगे -15 से। अच्छा एटो को किससे बताएंगे, तो एटो को बताएंगे -18 से, है ना। डेका होगा 10⁻1 जहां पे भी होगा इसे डेका लिखा जाएगा, 2 होगा तो इसे हेक्टो लिखा जाएगा, 10⁻3 जब भी होता है तो इसे किलो लिखा जाता है, 10⁻6 होता है तो इसे मेगा लिखा जाता है, 10⁻9 होता है तो इसे गीगा लिखा जाता है, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पीटा, और 10⁻18 जो होता है स्टूडेंट्स उसे एक्सा लिखा जाता है। वापस सुन लीजिएगा, ये प्रीफिक्स मेनली जो प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं वो मैं प्रीफिक्स इस बार हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के सामने। मेगा, किलो, है ना, ये जो प्रीफिक्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं, डेसी भी यूज नहीं होता उतना, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ये जो मैंने 7 प्रीफिक्स आपके सामने रिप्रेजेंट किए, मैक्सिमम यही यूज किए जाते हैं फिजिक्स के अंदर। लेंथ की डेफिनेशन है जो मुझे नहीं लगता कोई खास इस पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है,
ये डेफिनेशन जो है ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, राइटिंग के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। मास और टाइम, ये डेफिनेशंस जो आपके पास मौजूद है, इन पे आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। हाँ, जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेंथ के प्रैक्टिकल यूनिट में मैंने अभी आपसे कहा 1 फर्मी, 1 फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर। एक्सरे यूनिट 1 XU -13 मीटर कहा जाता है। एंगस्ट्रॉम सबसे ज्यादा यूज होने वाला, केमिस्ट्री में बॉन्ड लेंथ में यूज करेंगे आप, -10 मीटर। अच्छा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो -8 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर दोगे तो -7 मिलीमीटर। अच्छा, तो ये कन्वर्जन मैं आपके सामने बोर्ड पे भी डिस्कस कर सकता हूं, है ना, हम ये डिस्कस कर भी लेंगे कि ये कन्वर्जन होता कैसे है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए माइक्रोन बोला जाता है तो माइक्रोमीटर होता है, और माइक्रो का मतलब मैं भी समझा चुका हूं, -6 होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कई बार एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। और लाइट ईयर के बारे में जब भी मैंने आपसे चर्चा की कि जब सन एक साल के अंदर 1 ईयर के अंदर जितना डिस्टेंस कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर कहते हैं। इसे लिखा गया है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पार्सेक की बात करें तो 1 पार्सेक होता है 3.26 लाइट ईयर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आगे आइएगा चंद्रशेखर यूनिट, है ना, 1 CSU, तो 1.54 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, जिसे हम लिखा जाता है चंद्रशेखर यूनिट बेसिकली मास की यूनिट होती है, जिसे लिखा जाता है 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। मेट्रिक टन की बात करें तो मेट्रिक टन की यूनिट है 1000 kg। क्विंटल हम जानते हैं, हमने नॉर्मली सुना भी है, 100 kg को क्विंटल काम कहा जाता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट हम बात करेंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये केमिस्ट्री में आपको डिफाइन की जाती है। दिस इज द 1/12 पार्ट ऑफ C12 कार्बन एटम, जिसे लिखा जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। और इसे एक्सप्रेस किया जाता है, टाइम की यूनिट बात करें तो टाइम को एक्सप्रेस किया जाता है ईयर में, इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हैं ईयर का मतलब क्या होता है। जब अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व करती है और 1 साइकिल कंप्लीट करती है, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, उसे जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, उसे टाइम कहा जाता है, 1 ईयर कहा जाता है। ल्यूनर मंथ का मतलब मून जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ के पास में जो समय लेता है उसे हम ल्यूनर मंथ कहते हैं। ये 27.3 डेज होता है। ये भी आपको सर्कुलर मोशन में काम आने वाली बात। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं सोलर डे के बारे में, तो सोलर डे का मतलब क्या होता है, 1 डे मतलब क्या भाई, अर्थ अपनी एक्सेस पे जब रोटेट होती है ना, तो रोटेट करते हुए 1 साइकिल जब कंप्लीट करती है तो अर्थ रोटेट भी हो रही है और सन के आसपास रिवॉल्व भी हो रही है ना। तो सन के आसपास जब अर्थ रिवॉल्व होते हुए अपनी एक्सेस पे एक साइकिल कंप्लीट करती है तो उसे 1 डे कहा जाता है। और हम ये बात जानते हैं कि जब पूरा रिवॉल्यूशन अराउंड द सन कंप्लीट होता है तो उसे ईयर कहा जाता है। तो देखिए इसे ऐसा समझाया जाता है, इट इज अ टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन। सिंस दिस टाइम वेरी फ्रॉम डे टू डे, सिंपल बात बोले तो एक सोलर ईयर के अंदर 365.25 एवरेज सोलर डे होते हैं। तो 1 डे सिंपली कैसा बोला जाएगा, 1/365.25 पार्ट ऑफ द सोलर डे। बाकी ये डेफिनेशन आप जरूर पढ़िएगा, ये डेफिनेशन आप कह रहा हूं जो मैंने येलो पोर्शन से बताइए, आप इसे रीड कर लीजिएगा। खासा इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन शब्द पता होना चाहिए। अब देखिए, अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। और मैं चाहूंगा कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पार्ट डिस्कस करूंगा बोर्ड पर। जैसा कि मैंने कहा था 8, 9, 10 स्टैंडर्ड तक आपने सीखा हुआ है कुछ फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स और डायमेंशंस। देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि हम 10th क्लास तक के जो बेसिक टॉपिक्स आपने पढ़े तो पहले उनकी यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिक सबसे पहले हम जानते हैं कि एरिया के बारे में, एरिया को लिखा जाता है L/B, लेंथ को बताया जाता है मीटर में, मीटर इंटू मीटर को मीटर स्क्वायर एक्सप्रेस किया जाएगा। वॉल्यूम की बात करें तो L/B/H, तो इससे मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इससे मीटर क्यूब बताया जाएगा। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी को क्या डिफाइन किया जाता है, तो डेंसिटी को एक्सप्रेस किया जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट, अच्छा वॉल्यूम के लिए अभी बताया मैंने आपको मीटर क्यूब, ऐसा बताया जा सकता है। इन बेसिक फॉर्मूले के बाद में आपने और हमने पढ़ा था स्पीड के बारे में। स्पीड को आप और हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो भाई स्पीड को जब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम लिखा जाता है, डिस्टेंस मीटर, टाइम कितना है, सेकंड। हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जाता है, एक्सेलरेशन को लिखा जाता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड और टाइम मतलब सेकंड, तो इसे लिखा जा सकता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने कुछ और बेसिक क्वांटिटीज को समझा हुआ था जिनका नाम देखिए आप जानते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम भी सीखा हुआ है हम लोगों ने। तो मोमेंटम को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो मास इंटू वेलोसिटी से एक्सप्रेस किया जाता है ना। तो मास के लिए क्या यूज करते हैं कि
किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए क्या यूज करते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमने ये भी सीखा था कि फोर्स क्या होता है ना, तो फोर्स को हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को किस में लिखा जाता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन में लिखा जाता है। ये हम फोर्स की यूनिट निकाल चुके हैं। 9th स्टैंडर्ड तक हमने वर्क भी सीखा था। वर्क को कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास के लिए हमने बताया किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए अभी निकाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख सकते हैं आप मीटर। तो आप इसे सीधा लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं 1 जूल, ठीक है ना। तो ये जूल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है वर्क को। उसके बाद और बात कर लेते हैं, लेट अस टॉक मोर अबाउट दिस पॉइंट। वर्क समझ लिया हमने, काइनेटिक एनर्जी भी सीखा हुआ है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप और हम जानते हैं, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो वापस एक बार देखिएगा, मास को एक्सप्रेस करते हैं किलोग्राम में, वेलोसिटी को करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और एनर्जी के लिए भी आप और हम जूल यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ये भी हमने 9th-10th तक सीखा हुआ है। इसे कहते हैं mgh, m मतलब किलोग्राम, g मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर और h मतलब मीटर। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी लिखा जा सकता है। और भी हमने जो सीखा हुआ क्वांटिटी है 10th स्टैंडर्ड तक, है ना। जब हमने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था तो ग्रेविटेशन चैप्टर में सीखा था कि भाई दो मास m1 m2 आपस में रखे जाए डिस्टेंस पे, तो लगने वाला फोर्स दिया जाता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी को क्या कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी यूनिट भी हम निकाल चुके हैं। फोर्स की यूनिट अभी बताई मैंने न्यूटन, डिस्टेंस के लिए क्या यूज करोगे मीटर स्क्वायर, मास के लिए क्या यूज करोगे केजी इंटू केजी, केजी इंटू केजी को आप क्या लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसे इस तरह से लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ यूनिट मैंने एक्सप्रेस करना सिखाई आपको। और आगे डायमेंशन का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, है ना, डायमेंशन जो भी पढ़ने ही वाले हैं, तो उसके बाद में और भी जितने भी मैक्सिमम फॉर्मूले होते हैं उनकी यूनिट और डायमेंशन हम साथ में डिस्कस करते चलेंगे। मैं एक छोटी सी और बात बताना चाहूंगा। 10th क्लास का जब टॉपिक आप पढ़ रहे थे, तो 10th क्लास के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको एक यूनिट मिली थी, है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी मिली थी जिसको हमने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल को डिफाइन किया गया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क की यूनिट को हमने अभी बताया था जूल, और चार्ज की यूनिट को बताया था कूलम। वैसे आपने 10th क्लास में पावर पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम। साथ साथ आपने करंट भी पढ़ा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट, जिसे आप स्मॉल क्यू से भी बताते हैं और इससे भी बताते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल क्यू से भी बता सकते हैं। तो भाई यहां से वर्क डन को क्या लिख सकते हो, चेक करना ध्यान से। पावर वर्क डन अपॉन टाइम से W को क्या लिखा जा सकता है, तो W को सर यहां से लिखा जा सकता है W कैन बी रिटन QV। चलो हमने Q इंटू वी को यहां पे लिख दिया, तो Q इंटू वी अपॉन टी आ गया। अच्छा बताओ मुझे पावर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q बाई टी क्या लिख सकते हैं आप, I V। सर आप ये क्यों बता रहे हैं, कारण देखो सुनो। पावर का एक फॉर्मूला हो गया W बाई टी, पावर का एक फॉर्मूला हो गया I इंटू वी, है ना। पावर का एक फॉर्मूला हो गया I इंटू वी, और जूल पर कुलम को जो लिखा जाता है उसे वोल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, वोल्ट भी कहा जाता है। जूल पर कुलम कैन आल्सो बी कॉल्ड वोल्ट। अब समझना, जूल पर कुलम वोल्ट कहा जाता है, इसको कहते हैं जूल पर सेकंड, इसे वैट भी कहा जाता है, 1 वैट, है ना। आप समझे बच्चों। अब अगर इसे एक्सप्रेस करने चले गए या इस तरह से बताने चले गए, तो इसे तो ऐसा भी कहा जा सकता है एम्पियर वोल्ट। यूनिट जो होती है करंट की वो एम्पियर और वोल्टेज की यूनिट वोल्ट। तो अब देखो कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि यूनिट अलग अलग आ रही है, एम्पियर वोल्ट आ रहा है, वॉट आ रहा है, जूल पर सेकंड आ रहा है। और अभी भी आप एक्सप्रेस करना चाहें तो 10th क्लास के एक और लॉ जिसे आप कहते हैं ओम्स लॉ। क्या कहते हैं बच्चों, ओम्स लॉ, जो आपने सीखा हुआ है। क्या होता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, बराबर। अब देखो पावर के एक्सप्रेशन में चेक करना, P इक्वल टू आपके पास में IV था, जैसे आपने V इक्वल टू आई आर लिखा, तो V इक्वल टू आई आर लिखने पर पावर का एक्सप्रेशन आपके पास हो गया I स्क्वायर इंटू आर। अच्छा आप ऐसा लिख देते थे, मान लीजिए I इक्वल टू V बाई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर जैसे लिखा आपने, तो V बाई आर इंटू वी, सो पावर का एक्सप्रेशन आपके पास हो जाता था V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो पावर के बेसिकली कितने फॉर्मूले आपके पास निकल कर आ गए। सो पावर के इतने सारे फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं। सो पावर आ गया, है ना, W बाई टी, पावर आ गया VI, पावर आ गया V स्क्वायर अपॉन आर, पावर आ गया I स्क्वायर आर। अच्छा देखो ध्यान से, है ना, क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को, कह ये रहा हूं, इससे जाओगे तो जूल पर सेकंड लिखोगे यूनिट, इससे जाओगे तो एम्पियर वोल्ट लिखोगे,
इससे जाओगे तो वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम लिखोगे, इससे जाओगे तो एम्पियर स्क्वायर और ओम लिखोगे। तो देखो यूनिट मल्टीपल हो रही है, पर हमें यह अंदाजा नहीं लग रहा है कि जो पावर टर्म है ना, पावर टर्म, ये जो फंडामेंटल यूनिट एक्सप्रेस की थी आपने, फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी, मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये जो फिजिकल क्वांटिटी पावर है ना, वो इनमें से फंडामेंटल क्वांटिटी में कैसे डिपेंड कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और यूनिट मल्टीपल एग्जिस्ट कर सकती है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, पर इससे ये अंदाजा लगा क्या कि इसमें m की पावर क्या है, l की पावर क्या है, या ये कह लीजिए ये क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड कर रही है, आइडिया लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। तो डायमेंशन एनालिसिस नाम का वर्ड इंट्रोड्यूस अब इसीलिए किया जाता है, डायमेंशन वर्ड इसीलिए यूज किया जाता है। अभी तक हमने यूनिट के बारे में बात कर ली, तो डायमेंशन क्या होता है कि भाई एक कोई फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी की किन पावर्स के साथ में समझाई जा सकती है, बताई जा सकती है, उसे हम डायमेंशन कहते हैं। मैं एग्जांपल समझाता हूं। मान लो वर्क डन को मैंने क्या कहा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स को क्या कहा था, मास इनटू एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी को क्या कहा था, ध्यान से सुनना, बताना मुझे। हमने वेलोसिटी को कहा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब चेक करो, मैंने पूरे पावर के एक्सप्रेशन को बेसिक किस टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, मास टाइम लेंथ, मास टाइम लेंथ। मतलब किस पे आ गए हम आ गए मास पर, टाइम पर, लेंथ पर, मतलब फंडामेंटल पर आ गए। अब फंडामेंटल पर आए तो आप यहां चेक करो ध्यान से, मास के लिए अगर आप यूज करते, क्या यूज करते सर, किलोग्राम इंटू 1/सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड, तो पावर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। अब ये चेक करो, यहां पर किलोग्राम की पावर 1 आ रही है, मीटर की पावर 2 आ रही है, सेकंड की पावर 3 आ रही है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि पावर के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो पावर है वो है 1 फॉर मास, 2 फॉर लेंथ एंड 3 फॉर टाइम, -3 फॉर टाइम। तो जब हम इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, डायमेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायमेंशन कहा जाता है। तो डायमेंशन का बेसिक मीनिंग हुआ, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी की किन पावर के साथ में एक्सप्रेस करके बताई जा सकती है, उसे हम कहते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। और यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं सारे डायमेंशन फॉर्मूलाज के बारे में। देखिए यहां पर हम जो बात कर रहे थे, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, व्हेन अ डेराइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, इट इज रिटन एज अ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि मैंने अभी आपको पावर का एग्जांपल लेकर बताया। The power to which the fundamental quantity must be raised in order to express a given physical quantity is called dimension। जैसे यहां पे देखिए, अभी एग्जांपल लिया था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिया था वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को क्या लिया था, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना। तो देखो मास की पावर 1 आई, लेंथ की पावर 1 आई और टाइम की पावर -2 आई। मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -2। तो हम ये कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो इसे लिखने का तरीका ऐसा होगा कि डायमेंशन फॉर्मूले को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में बताया जाता है। ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट आपके पास में। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो आपके पास m बताया गया है, m मतलब मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -2, इसे बताने का तरीका है। तो हम ये कह पाएंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज m1 l1 t-2। देखिए अभी मैं आपके सामने बोर्ड पर इन सब बातों के बारे में डायमेंशन फॉर्मूला निकालूंगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स, फोर्स, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पावर, डेंसिटी, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था। ये आपके सामने उसके डायमेंशन मौजूद है, पर निकालेंगे हम, यूनिट्स भी अवेलेबल। आगे हम ये भी बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, यहां तक हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बोर्ड पर और समझिए कि इनके यूनिट और डायमेंशन कैसे निकाले जाते हैं। लेटर ऑन जो लेक्चर्स होंगे उन लेक्चर्स में आपको ये सारे वेलोसिटी ग्रेडियंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, है ना, हीट से रिलेटेड टॉपिक्स, हीट से रिलेटेड टॉपिक्स में
टेम्परेचर, हीट, थर्मल कैपेसिटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये जो मैं सारी बातें अभी बताऊंगा, समझाऊंगा, ये पूरा टर्म डिस्कस किया गया है। और इलेक्ट्रिसिटी 12th क्लास के सारे डायमेंशन है ना, फिर वो डायमेंशन जिसमें सेम क्वांटिटी होती है कि भाई बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनके डायमेंशन और फॉर्मूला सेम होते हैं, ये हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं बेसिक्स अप टू 9th-10th स्टैंडर्ड जो हमने सीखा था उसकी डायमेंशन कैसे। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने, मैंने आपसे कहा था, हमने क्या पढ़ा था, सर बोले एरिया सबसे बेसिक है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, पहले किस में, स्क्वायर ब्रैकेट में बताना है। लेंथ के लिए L1, ब्रेड्थ के लिए L1, L1 इंटू L1 कितना आ चुका है आपके पास में, L2। तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला हम कह सकते हैं M0 L2 T0, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एरिया। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था मैंने, बोलो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले सर L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। सो वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। सो वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू L की पावर 1, L की पावर 1, L की पावर 1। सो वॉल्यूम कैन बी रिटन L क्यूब। ठीक है, तो इसे ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, वॉल्यूम कैन बी रिटन M0 L क्यूब T0। वॉल्यूम के बाद हम बात करें, डेंसिटी वर्ड हम सुन चुके हैं, तो डेंसिटी क्या होता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी को रो से एक्सप्रेस किया जाता है। मास का डायमेंशन फॉर्मूला, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला, तो मास के लिए आप यूज करेंगे m की पावर 1, वॉल्यूम के लिए यूज करेंगे आप L की पावर क्यूब। तो डायमेंशन, डेंसिटी का डायमेंशन हो गया आपके पास में m की पावर 1, L की पावर -3, T की पावर 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड को क्या लिखा जाता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के हिसाब से लिखा जाए डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सो वी कैन बी रिटन डिस्टेंस दैट इज L, टाइम दैट इज T की पावर 1। सो स्पीड दैट विल बिकम M0 L की पावर 1, T की पावर -1। ये आ जाता है आपके पास में स्पीड। जो स्पीड होगा, वेलोसिटी देखो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला भी वही होगा, टाइम का भी वही होगा, तो वेलोसिटी आ जाएगा आपके पास में डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब आ चुका है एक्सेलरेशन, लेट अस टॉक अबाउट एक्सेलरेशन डायमेंशन फॉर्मूला। एक्सेलरेशन लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। अच्छा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे आप, L1T -1, L1T -1, टाइम के लिए T की पावर 1। सो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा L1T -2। सो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इन द टर्म ऑफ MLT, M1 M0 L1T -2। मोमेंटम क्वांटिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो मास m, वेलोसिटी v, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम के लिए डायमेंशन फॉर्मूला m इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा m की पावर 1, वेलोसिटी के लिए क्या होगा L1T -1। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम दैट विल बिकम M1 L1T -1, है ना। मोमेंटम आ चुका है। अब बात करते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, F मास इनटू एक्सेलरेशन। L1T -2, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आ चुका है M1 L1T -2। ये डायमेंशन फॉर्मूला आने के बाद हमने एनर्जी भी सीखा था, वर्क भी सीखा था। तो चलो वर्क समझते हैं। वर्क मतलब क्या होता है, सर बोले वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो लिखा जाएगा वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का तरीका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। फोर्स के लिए क्या लिखते हैं आप M1 L1T -2, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखते हैं आप L की पावर 1। तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपके पास M1 L2T -2। अच्छा, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा जाता है ½ mv²। हमें हाफ से नंबर से कोई मतलब नहीं। तो मास m, वेलोसिटी L1T -1 का होल स्क्वायर। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा
m1 L2 T माइनस 2, ये आ चुका है आपके पास में एनर्जी। ठीक है, अब हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh, ये भी सीख चुके हैं हम mgh। पोटेंशियल एनर्जी को भी मान लीजिए मैं E से ही बताता हूं, मास के लिए m, g मतलब क्या होता है, तो g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h, सो E दैट विल बिकम मास के लिए m की पावर 1, g मतलब LT माइनस 2 और h मतलब आपके पास में आ जाएगा L। सो एनर्जी दैट विल बी गिवन एज m1 L2 T माइनस 2। सो देखो यहां पर वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा ऑल टाइप ऑफ एनर्जी एंड वर्क दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम आते हैं। अब ऑल टाइप ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या, काइनेटिक, पोटेंशियल, रोटेशनल, केमिकल, मैकेनिकल, थर्मल, हीट, साउंड, विंड, सभी टाइप की एनर्जी, सबका आंसर निकालोगे सेम ही आने वाला है, कोई अलग आने की जरूरत नहीं है। ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी एंड वर्क का डायमेंशन सेम होता है। अब देखो मैंने ऐसा आप लोगों से कुछ समय पहले कहा था, क्या कहा था समझना। मान लीजिए m मास का ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने फोर्स ऐसा लगाया था, फोर्स से ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ था, ऑब्जेक्ट यहां पर चलकर आ चुका था। तो इसमें एक बात नोटिस करना, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन कई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो वहां पर एंगुलर मोशन की बात की जा रही होती है। सर मतलब समझाइए थोड़ा सा। मतलब ऐसा है बच्चों, मान लीजिए मैंने कॉपी का एक पेज लिया या किताब ली, मान लीजिए आपके सामने है ना, ये रही किताब, अब मैंने इस पे फोर्स लगाया, अब जब यहां पे फोर्स लगाऊंगा तो यहां पर लीनियर मोशन नहीं हो रहा है, यहां देखो एंगल सब्सटेंड हो रहा है। तो अब बात करते हैं एंगुलर टर्म के बारे में, एंगुलर मोशन के बारे में, है ना। तो उसमें से एक कॉमन मोशन जो आप और हम जानते हैं कि भाई मान लीजिए पार्टिकल शुरुआत में जिस पोजीशन पर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए वो ए है, ए से पार्टिकल होता हुआ बी पर गया, बी से सी पर गया और सी से डी पर आया। सो पार्टिकल गया ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, तो ए से बी गया, सेंटर पे एंगल बना, बी टू सी गया, सेंटर पे एंगल बना, सी टू डी एंगल बना, वापस डी टू एंगल बना, तो इसे कहते हैं एंगुलर मोशन। तो मान लेते हैं हम पार्टिकल की सिचुएशन ए है और कहीं पर बी पोजीशन पर आया, सेंटर पे थीटा एंगल बना, अब क्या हुआ, एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला, एंगल क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है आर्क पर यूनिट लेंथ। सो एंगल थीटा, आर्क मतलब लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला, लेंथ इसका डायमेंशन फॉर्मूला, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 T0, वापस m0 L1 T0, ठीक है। सो एंगल कैसी क्वांटिटी हो गई, m0 L0 T0। सो एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। पर सर यूनिट की बात करें तो एंगल की यूनिट होती है बच्चों, एंगल को एक्सप्रेस किया जाता है रेडियन और डिग्री के अंदर, जैसे आप कहते हैं ना 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो एंगल को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिग्री रेडियन यूनिट, लेकिन डायमेंशन 0, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सो एंगल इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस कौन सी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है, क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसकी यूनिट हो लेकिन डायमेंशन ना हो, तो आप जवाब देंगे एंगल, जिसकी यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। अब देखो बच्चों, जब पार्टिकल ए से निकला और बी पे पहुंचा, थोड़ा देखना ध्यान से है ना डायग्राम की तरफ, पार्टिकल जब ए से निकला और बी पर पहुंचा तो कितने टाइम में पहुंचा, सर बोले टी टाइम में पहुंचा। अब टी टाइम में पहुंचा तो आपको जब लीनियर मोशन समझाया मैंने अभी, तो मैंने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सो हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी दैट इज थीटा बाय टी। सो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन टी। थीटा के लिए क्या यूज करते हैं, m0 L0 T0, और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, m0 L0 टी की पावर 1। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या यूज करते हैं, m0 L0 टी की पावर -1। अच्छा, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था, सर
एक्सेलरेशन क्या था सर? बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज आया था। वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन नाम का एक वर्ड होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? अल्फा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। सो अल्फा इज रिटन एज डेल्टा ओमेगा का डायमेंशन, टी का डायमेंशन। सो इसे लिखा जाएगा m0 L0 t माइनस 1 डिवाइड बाय हम कह सकते हैं m0 L0 t की पावर 1। जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m0 L0 t की पावर -2। इसे ऐसा लिखा जा सकता है एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। तो हमने एंगुलर मोशन समझा, सर्कुलर मोशन हो चुका है ना। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे हम रोटेशनल मोशन चैप्टर के बारे में। भाई देखो, ग्रेविटेशन चैप्टर जब हम सीखे थे तब हमने पढ़ा था कि मान लीजिए दो मास आपके पास में m1 m2 है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने क्या सीखा था कि दो मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसे बताया जाता है F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां G को क्या कहते हैं सर? G को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो F × R m1 × m2। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला r स्क्वायर, पहला मास m1, दूसरा मास आपके पास m2। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा फोर्स मतलब m1 L1 t - 2, r मतलब L स्क्वायर, m की पावर 1 और m की पावर 1। जब आप सॉल्व करोगे है ना, तो एक m से m कैंसिल हो गया, m ऊपर गया तो -1 बचा, L3 और t - 2 आपके पास में। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1, L3 और t - 2 आपके पास में निकल कर आता है। वापस चेक कर लेते हैं एक बार। G फोर्स इंटू r स्क्वायर m1 m2, फोर्स m1 L1 t - 2, r स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, मास m1 मास m2, m से m कैंसिल, m की पावर -1, L की पावर 1 और 2 3 हो गया, t की पावर -2 आ गया। तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकल कर आता है। देखो एक टर्म और देखा था हम लोगों ने, है ना, एक टर्म डिफाइन किया जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन सा टर्म डिफाइन होता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड को ऐसा लिखा गया था I = फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास। सर मतलब क्या? मैं समझाता हूं इसका मीनिंग क्या है। भाई चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज के पास में पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं तो क्या होता है? सर बोले पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव लेके आते हैं तो रिपल्शन होता है, बराबर। ऐसे मान लो मैग्नेट है, मान लो कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, मैग्नेट के साउथ पोल के पास में लेके आएंगे तो क्या होगा? सर आप बोलेंगे सर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास में लेके आएंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो भाई मैं पूछ रहा हूं, ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है ये जिस रीजन से हो रहा है, यहां पर कुछ दिख रहा है क्या? कौन अट्रैक्ट कर रहा है, कौन रिपल कर रहा है? बोले सर दिख कुछ नहीं रहा है। मतलब क्या निकला? भाई इस चार्ज के आसपास कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। इस मैग्नेट के आसपास कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। मतलब यह हुआ कि इसके आसपास कुछ तो है जिसे हम इनविजिबल फील्ड कह रहे हैं या इनविजिबल कह रहे हैं, जो हमें फोर्स एक्सपीरियंस करवा रहा है। तो हमने 10th क्लास तक सीखा था मैग्नेट के आसपास का वो फील्ड या मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहां पर कोई दूसरा मैग्नेट या तो अट्रैक्शन फील करता है या रिपल्शन फील करता है, उससे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वैसे चार्ज के आसपास का वो रीजन जहां पर कोई दूसरा चार्ज क्या करता है, या तो अट्रैक्शन फील करता है या रिपल्शन फील करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वैसे भाई मास के आसपास का वो फील्ड, मास के आसपास का वो फील्ड, जैसे मास है जहां पे दूसरा मास लाने पर अट्रैक्शन फील होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कौन फील करता है? मास करता है। क्या फील करता है? अट्रैक्शन फील करता है। अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है? तो फोर्स होता है। तो देखो फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट मास। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को I से बताया जाता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला F/m लिखा जाता है ना। तो I फोर्स m1 L1 t - 2, मास के लिए आप यूज करोगे m। तो इसे सीधी बात देखा जाए तो L1 t - 2 आपके पास निकल कर आता है। इससे क्या समझने को मिला? इससे समझने को मिला कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला L1 t - 2 है और इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। अब इसके बाद में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में एक और टर्म डिफाइन किया जाता है कि भाई जैसे मैं कह रहा था आपको कि हमारे पास में एक मास है ना, तो मास है, या इसको इसे एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको बात।
कि भाई अर्थ है, अर्थ पर से आपने किसी m मास के ऑब्जेक्ट को h हाइट तक ले गए, उठा के ले गए, भाई a से b तक h हाइट तक उठा के ले गए, तो क्या होता है, अर्थ का क्या करती है? बोले सर अर्थ खींचती है। कहां की तरफ खींचती है? बोले सर नीचे की तरफ खींचती है। अर्थ खींचती है ना, पक्की बात है ना। तो अर्थ नीचे की तरफ जब खींचती बच्चों, तो आप जानते हैं ना, हमें अगेंस्ट द वर्क ग्रेविटी वर्क करना पड़ता है। पानी की एक बाल्टी को भी उठा के ले जाने के लिए वर्क करना पड़ता है, बात पता है ना। पानी की एक बाल्टी को भी उठा के ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है ना। तो वर्क करना पड़ता है, तो वो वर्क किसको ले जाने के लिए? मास को ले जाने के लिए। उसे क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहा जाता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क के लिए क्या यूज करते हैं? m1 L2 T-2 और मास के लिए m। तो m1 L2 T-2 ये आ जाता है आपके पास में पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला L2 T-2, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वैसे ही ग्रेविटेशन में एक और टर्म डिफाइन किया जाता है जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं बच्चों? नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी तो ऑल टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में बोल चुका हूं कि कितनी भी टाइप की एनर्जी हो उन सबके लिए क्या यूज किया जाता है। तो फॉर ऑल टाइप ऑफ एनर्जी वी ऑलवेज यूज व्हाट वी यूज, आंसर मी, व्हाट वी यूज? फॉर ऑल टाइप ऑफ एनर्जी वी यूज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वाइब्रेंट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, m1 L2 T-2। तो फॉर ऑल टाइप ऑफ एनर्जी वी ऑलवेज यूज। तो इस तरह से हमने ग्रेविटेशन तक ये बातें समझी। ग्रेविटेशन के बाद एक चैप्टर जब स्टार्ट होता है जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन चैप्टर में भी यही सब कुछ बातें हम बात कर रहे होते हैं। मैंने ऐसा कहा भी था आपसे, मैंने ऐसा कहा था कि भाई m मास के ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाइए, m मास के ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाइए तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा और आगे बढ़कर आगे पहुंच जाएगा। पर हमने कहा था कि अगर आप कॉपी के पेजेस पर फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स लगाने पर ये घूमेगा। हमने फोर्स लगाया तो ये घूमेगा। अच्छा, घूमेगा इसका मीनिंग क्या होगा? एंगुलर मोशन करेगा। तो फोर्स ने क्या किया? फोर्स ने क्या किया? ये देखो r डिस्टेंस है, घुमा दिया। तो फोर्स के घुमाने वाले इफेक्ट को कहा जाता है टॉर्क। फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को टॉर्क कहा जाता है, जिसे r इंटू एफ कहा जाता है। टॉर्क का एक और नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का एक और नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, r इंटू एफ, जिसमें मैं आपको वेक्टर चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं। टॉर्क r के लिए आप यूज करेंगे l की पावर 1, फोर्स के लिए आप यूज करेंगे m1 L1 T-2। सो टॉर्क आ जाएगा आपके पास में m1 L2 T-2। तो ये आ गया आपके पास में। अच्छा, इसमें एक बात और सीखने को मिली, वर्क ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, उसके बाद टॉर्क, और टॉर्क का एक और नाम क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, इन सबकी यूनिट क्या होती है बच्चों? सेम होती है। वर्क, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, इन सबकी यूनिट क्या होती है? सेम होती है। ये हमको सीखने। देखिए स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे रोटेशनल मोशन चैप्टर के बारे में। तो जब रोटेशनल मोशन चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो उसको मैं सिंपल बोलूंगा आप लोगों को इस तरह से याद रखना, फॉर्मूला डायमेंशन याद रखते समय। देखो भाई, आप लीनियर मोशन चैप्टर पढ़ चुके हो, है ना, और रोटेशनल मोशन चैप्टर जब आप पढ़ोगे या पढ़ते हो तो यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे बताया जाता है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से बताया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी u से बताई जाती है, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट से बताई जाती है, फाइनल वेलोसिटी v से बताई जाती है, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा से बताई जाती है, एक्सेलरेशन a से, एक्सेलरेशन अल्फा से। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, v प्लस b इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s। तो v को क्या लिखा जाता है? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर अल्फा ट्वाइस अल्फा थीटा। सर कैसे? सर देखो एस, यहां पर देखना, चेक करना, ये वाली इक्वेशन मैंने यहां पर लिख दी है। देखो v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, u इनिशियल ओमेगा नॉट स्क्वायर ट्वाइस a के प्लस पे अल्फा और s के प्लस पे थीटा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s के प्लस पे थीटा, u के प्लस पे कितना? ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ इंटू अल्फा टी स्क्वायर। अब हम बात करें, जो लीनियर मोशन में आपने मास समझा था, मतलब जो मास का रोल था, वो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्ड यूज किया जाता है। देखो डिटेल में बातें तो आपको टॉपिक समझने के बाद ही बेहतर समझ में आएगी, लेकिन एक रफली आइडिया दे रहा हूं मोटे तौर पर मैं, कि जो हम मास की बात करेंगे वो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म होगा, है ना। जो हम लीनियर मोमेंटम की बात करते थे मास इनटू वेलोसिटी के बारे में, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम L, मास के प्लेस पे I, और V के प्लेस पे क्या यूज होगा? ओमेगा यूज होगा। इसे एंगुलर मोमेंटम कहा जाएगा।
हम वहां बात करते थे फोर्स के बारे में, हम यहाँ टॉर्क के बारे में बात करेंगे। हम कहते थे कि फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां हम कहेंगे टॉर्क मास के प्लेस पे आई, ए के प्लेस पे अल्फा। और टॉर्क को मैंने अभी भी आपके सामने बताया, आर इंटू एफ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे टॉर्क कहा जाता है। ऐसा ऐसे बताया जाएगा। या हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते थे, दैट वाज हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। यहां पर भी हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, लेकिन हाफ एम के प्लेस पे क्या आएगा, आई, और वी स्क्वायर के प्लेस पे क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। So this is can be the expression of kinetic energy, half mv square. This can be expression of kinetic energy, half I omega square. M mass, I moment of inertia, V velocity, omega angular speed इसे कहा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी इन्हीं के कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें से मैं आपको मैक्सिमम फॉर्मूले तो बता चुका हूँ सर्कुलर मोशन में हुए। भाई मास हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बताया जाता है m इंटू आर स्क्वायर से। मास के लिए आप यूज करेंगे L, m, वेलोसिटी के लिए L1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या आएगा आपके पास में, m1 L2 t माइनस 2। वापस देख लो, m इंटू आर स्क्वायर होता है, सॉरी m इंटू आर स्क्वायर। तो m मतलब मास, r मतलब L स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया कुल मिला m1 L स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर आ गया। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम को आई इंटू ओमेगा लिखा जाता है, जिसका एक और फॉर्मूला एमबीआर भी होता है। एमबीआर के हिसाब से मास एम, वी के हिसाब से वी, और आर के हिसाब से आर। एंगुलर मोमेंटम मास के लिए एम, वेलोसिटी के लिए L1 t माइनस 1, आर के लिए L। तो एंगुलर मोमेंटम L मतलब एंगुलर मोमेंटम समझना, मैं ऐसा भी लिख देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AM समझाने के दृष्टिकोण से AM ये आ गया M1 L2 t माइनस 1, M1 L2 t माइनस 1, ये एंगुलर मोमेंटम लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने रोटेशनल मोशन में आने वाले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है उनको सीख लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जब भी आप पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, इलास्टिसिटी आता है ना, इलास्टिसिटी आता है, फ्लूइड आता है। फ्लूइड के बाद ऐसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद हम टॉपिक की बात करेंगे ना, तो वो टॉपिक और आगे चल के वेव्स आएगा, ऑसिलेशंस आएगा, थर्मोडायनेमिक्स आएगा, हीट आएगा। तो थोड़ा सा ये सारे टॉपिक जब आपके होते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी इनकी समझ डेवलप होती जाएगी, तो आपको और ये बात समझ में आने लगेगी कि किस तरह से इन चीजों को याद किया जाए। हाँ, शुरू में ऐसा लगता है पहली बार जब आप पढ़ते हैं कि सर इतनी सारी चीजें किस तरह से हमें याद रहेगी, पर आप जब देखो, याद रखना नहीं है, आपको सुनना है, समझना है, लिखना है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने, तो सिंपली क्या करना है, जो फॉर्मूले जहां थे वहां से उठा के सॉल्व करना है, लिखना है, प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस करते 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 अपने आप ये चीजें याद होंगी। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।